स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स को स्टडी किया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग इनफर्टिलिटी को एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे। इनफर्टिलिटी मींस वो कपल्स जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग उन टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे जिनकी वजह से इनफर्टाइल कपल आपके पेरेंट बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इनफर्टिलिटी मतलब क्या था? वो कपल्स जो आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, चिल्ड्रंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। रीड करते हैं एनसीईआरटी के कंटेंट को। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ये पूरी यूनिट ही रिप्रोडक्शन की थी। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कैसे नई जनरेशन आए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सभी आपके जो कपल्स हैं वो फर्टाइल हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से कपल्स आपके प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस को, तो इसको भी हमें रीड करना है इस टॉपिक में। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, आर इनफर्टाइल। बहुत सारे कपल्स इनफर्टाइल हैं। दैट मीन्स दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन के बाद भी। दैट मीन्स जो भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको यूज नहीं किया, तब भी वो पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है? फिजिकल रीजन है। फिजिकल मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं सही से, या फिर बर्थ से ही कोई डिफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। कोई डिजीज हो गई है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, कोई ड्रग्स का साइड इफेक्ट है इसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, या फिर जो मदर की बॉडी है उसकी इम्यूनिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है डेवलपिंग फीटस को, या फिर जो जाइगोट है इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पा रहा है मदर के यूट्रस में डेवलपिंग जाइगोट का, एम्ब्रियो का। एंड इवन साइकोलॉजिकल, मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है जो कपल है। मेंटली स्टेबल का मतलब है कोई डिप्रेशन में या टेंशन में है, प्रेशराइज है, तो ये भी अफेक्ट करता है। जो नई जनरेशन है वो नहीं आ पाती है। इतने सारे रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के। अगेन एक बार फिर से, फिजिकल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिफेक्ट, बर्थ से है तो कॉन्जेनाइटल, कोई डिजीज की वजह से हो रहा है तो आपका तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, किसी ड्रग्स की वजह से, मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती है, इम्यून सिस्टम की वजह से भी, एंड इवन मेंटल स्टेटस की वजह से भी। अगर मेंटली स्टेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, डिप्रेशन में है, तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल्स इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। कोई भी कपल है अगर उसके बच्चे नहीं हो रहे तो इंडिया में क्या होता है? फीमेल को ब्लेम किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। मेल एंड फीमेल किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बट मोर ऑफन देन नॉट प्रॉब्लम्स लाइज इन द मेल पार्टनर। लेकिन हाँ, कंपल्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इनफर्टिलिटी के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट होनी चाहिए, इनफर्टिलिटी क्लिनिक होने चाहिए जो डायग्नोज कर पाए, डिटेक्ट कर पाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इनफर्टिलिटी है, डायग्नोज कर पाए। अब भाई डायग्नोज कर लिया, उसको ट्रीट भी तो करना होगा, तो इसको करेक्ट भी कर पाए। तो डायग्नोज एज वेल एज करेक्ट कर पाए, ट्रीटमेंट दे पाए ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर, जो इनफर्टिलिटी के लिए आपके डिसऑर्डर्स हैं, एंड इनेबल दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन, जिसकी वजह से ये जो कपल है उनके बच्चे हो पाए। इनफर्टिलिटी हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें इनफर्टिलिटी को ओवरकम नहीं किया जा सकता, उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया कि हाँ जो कपल है वो पेरेंट बन पाए। तो हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहां पे करेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, जो आपकी इनफर्टिलिटी वो परमानेंट है, उस केस में क्या करा जाता है? द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन। उनको कैसे हेल्प किया जाएगा चिल्ड्रंस हो जाए? थ्रू स्पेशल टेक्निक कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू कपल्स के चिल्ड्रंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। उन टेक्निक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, किसमें यूज किया जा रहा है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, और जो टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है इसलिए हमने नाम क्या दे दिया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्ट मतलब हेल्प करना, किसको हेल्प करना, रिप्रोडक्शन में, और जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो इसका नाम हो गया आर्ट या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दो वर्ड्स होते हैं, एक आपका इन विट्रो है और एक आपका इन वीवो है। इन वीवो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी एंड इन विट्रो होता है इन लैब कंडीशन। एंड फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन। एंड मेल एंड फीमेल गैमीट का ह्यूमन के केस में जो स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन है, वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में। डायग्राम बना लेते हैं, हाफ डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव इंटरनल ऑर्गन को। इस तरह से फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, एम्पुलर रीजन, इस्थमस एंड यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, इतना पार्ट होता है इस तरह से। यहाँ से स्पर्म एंटर करते हैं, हेयर ओवरी प्रेजेंट होती है और फर्टिलाइजेशन इस जगह पे होता है। ये रीजन क्या है, एम्पुला, या फिर आप बोल सकते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन, क्योंकि इसके बाद जस्ट इस्थमस स्टार्ट होता है। तो बाहर ये जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, बाद में जो डेवलपिंग जाइगोट है, एम्ब्रियोस को इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में। दिस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में ना होके लैब कंडीशन में हो। फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, बाहर हुआ, तो जाइगोट सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बना फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद इसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज से मोरुला स्टेज आती है। तो मेनली मोरुला 8 to 16 स्टेज में ये यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट उस केस में जिसमें जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है, मोरुला स्टेज को वेट नहीं किया गया, डायरेक्टली जाइगोट आपका आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज हुआ, जो स्पर्म एंड ओवम है फर्टिलाइज हुए बाहर और जाइगोट बना। इस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया गया जहां पे आपका ये जाइगोट नेचुरल कंडीशन में बनता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इस टेक्निक को क्या बोला हमने, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट में बाकी उसके बाद नेचुरल प्रोसेस होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था या टाइम की मैचिंग नहीं हो पाई थी, फर्टाइल पीरियड में कॉपुलेशन नहीं हो रहा होगा फीमेल एंड फीमेल में, तो यहाँ उस टेक्निक का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है इस टेक्निक में वो इनसाइड द मदर बॉडी ही होता है, गैमीट को ट्रांसफर कर दिया जाए। और ह्यूमंस के केस में गैमीट कौन सा ट्रांसफर होता है, स्पर्म। दैट मीन्स स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है इस जगह पे, जाइगोट को नहीं किया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी में ही हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म को ट्रांसप्लांट कर दिया डायरेक्टली निडल से, ठीक है। अब ओवम आया होगा फर्टाइल पीरियड में, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, गैमीट किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। और ऊपर वाले का क्या नाम था, जिफ्ट। इसमें जाइगोट फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ था, नाम में ही पूरी डेफिनेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, किसका साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पे, ओवम का, स्पर्म को इंजेक्ट कराना। इसी में देखिएगा, सपोज ये ओवम है, ओवम को भाई बाहर लिया गया, बाहर आया, ओवम में क्या फिल होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इस ओवम में डायरेक्टली इंजेक्ट कराना, इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में स्पर्म के न्यूक्लियस को इंजेक्ट कराना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और फिर इसको इम्प्लांट कर देना, या फिर डायरेक्टली मदर की बॉडी में ही इस इंजेक्ट कराना है स्पर्म को। अभी हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे, इससे पहले वाले में हम लोग गैमीट को ट्रांसफर कर रहे थे फैलोपियन ट्यूब में, इसके बाद फर्टिलाइजेशन अपने आप होगा। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, डायरेक्टली ट्रांसफर कहां कर दिया गया, ओवम के साइटोप्लास्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया स्पर्म को। पहले वाले केस में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया था स्पर्म को, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है कि ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया गया था स्पर्म को। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो सीमेन होता है कलेक्ट किया जाता है मेल से, और वो आपका आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करा दिया जाता है। दैट मीन्स इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन क्या हम लोग ने स्टडी किया था,
जो स्पर्म है, जो सीमेन है, मेल के जो पेनिस के थ्रू फीमेल की बॉडी में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वेजाइना से एंटर करते हैं, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो जब ये आर्टिफिशियली कराया जाए, सीमेन अलग कलेक्ट कर दिया गया और उसके बाद टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो मेडिकल पर्सन उनके हेल्प से ये इंजेक्ट कराया जाए मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। फर्स्ट हम लोग ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन इसको आईवीएफ बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है। इज इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, सारी वही कंडीशन होती है जैसे बॉडी में होती है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, अब भाई जाइगोट बन गया होगा, लैब कंडीशन में वो डेवलप हो रहा होगा, 16 स्टेज, अब 16 सेल्ड स्टेज बनी होगी, तब उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में। तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है इस केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि बाहर मदर के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओवा फ्रॉम द वाइफ या फिर जो भी डोनर है उससे ओवम कलेक्ट किया गया, एंड स्पर्म हस्बैंड है या फिर जो भी डोनर मेल है उससे कलेक्ट किया गया, एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बाहर बन गया अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। सेम कंडीशन होती है, सिमुलेटेड कंडीशन मतलब जो बॉडी की कंडीशन है फीमेल की, वैसी ही सेम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है लैब में। नेक्स्ट मेथड, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि जाइगोट जो फॉर्मेशन है वो बाहर हो। पहले वाले केस में क्या था, इन विट्रो में एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा था, बाहर आपका जाइगोट का फॉर्मेशन एज वेल एज फर्टिलाइजेशन हो रहा था फीमेल में। यहाँ पे भी आपका आउटसाइड द फीमेल बॉडी ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट जब जाइगोट बन गया उसको तुरंत ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाहर लैब कंडीशन में फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है जाइगोट का। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद इन अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर ना, क्लीवेज हम लोगों ने स्टडी किया था, जाइगोट बनता है, एक जाइगोट में फिर क्लीवेज होता है, 2 आपकी सेल्स बनती है लेकिन साइज सेम रहता है, फिर उसके बाद 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, साइज तब भी सेम रहता है इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो 8 सेल्स तक आपका जो भी आपका जाइगोट बना या 8 सेल्स तक का जो भी स्ट्रक्चर बना उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, इट इज नोन एज जिफ्ट। could then be transferred in the fallopian tube, fallopian tube में ट्रांसफर कर दिया गया, and embryo with more than 8 blastomer into the uterus, अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर होंगे तब आपका यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि हम लोग ने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता था, 2 सेल के बाद 8 सेल, 8 सेल के बाद आपका 16 सेल, ये रोल होते हुए आता था, और फिर आपका जो स्ट्रक्चर बना मोरुला वाला वो इस मदर के यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता था। तो अगर 8 से ज्यादा सेल का स्ट्रक्चर हो गया तब उसको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, नॉट इन फेलोपियन ट्यूब्स, देन इट इज नोन एज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूट्रस में थोड़ी ना डेवलप होता है, रोल होके फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पे, यूट्रस में, सॉरी फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं आपका डेवलपमेंट होता है ना, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है। तो आपको फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। तो अगर बाहर आउटसाइड द बॉडी लैब कंडीशन में 8 से ज्यादा सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर 8 से कम सेल का स्ट्रक्चर है या 8 सेल का स्ट्रक्चर या सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट वो भी रोल ऑन होके यूट्रस में ही आता है, ऐसा नहीं है कि वो डेवलप होगा फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट पॉइंट, embryo formed by in vivo fertilization also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। 2 फीमेल्स ली गई यहाँ पे, ठीक, एक फीमेल में एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप हुआ, उसको जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया उसको दूसरे फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया। तो इस कंडीशन में भी होता है, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बट केस क्या था कि एक बॉडी से डेवलपिंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी फीमेल की बॉडी में जो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कहाँ है, दूसरी फीमेल के अंदर हो रहा है, लैब कंडीशन में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मेथड, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे गैमीट को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में। तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, डोनर एक है जिससे ओवम कलेक्ट किया गया, सपोज 2 फीमेल है, एक ये फीमेल है और एक ये फीमेल है, फीमेल 1 एंड फीमेल 2, और इसको मदर बनना है,
2 वाली को मदर बनना है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओवरी ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो ये आपकी डोनर है, इससे ओवम कलेक्ट कर दिया गया। ये क्या है? डोनर है। इससे ओवम कलेक्ट करके इसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, इसका यूट्रस अच्छी तरह से काम करता है, इसके अंदर प्रॉपर वेल कंडीशन है जो भी एक मदर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट ओवम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक डोनर से ओवम को ट्रांसफर कर गया दूसरे जो फीमेल है जिसको मदर बनना है उसके फेलोपियन ट्यूब में। दिस इज नोन एज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ डोनर, डोनर से ट्रांसफर किया गया इनटू द फेलोपियन ऑफ अनदर फीमेल। अनदर फीमेल कौन सी है? ये वाली फीमेल है। हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ये ओवम को नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। ये जो मदर है ये ओवम को नहीं प्रोड्यूस कर पाई, तभी तो दूसरे से लिया है। बट लेकिन इसमें क्या है, प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट, इसके यूट्रस पूरा अच्छे से काम कर रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, फर्दर डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड, ये दूसरा मेथड है। या फिर डायरेक्टली स्पर्म को, देखो गैमेट को ट्रांसफर करना होता है तो डायरेक्ट स्पर्म को ही हमने ट्रांसफर करा दिया गया फेलोपियन ट्यूब में, तो ये भी आपका गैमेट ट्रांसफर में भी आएगा। नेक्स्ट, intracytoplasmic sperm injection is the another special procedure to form embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. See, एक कपल ये है, इसका जो पार्टनर है ये रहा, एक फीमेल पार्टनर, सॉरी मेल पार्टनर, ये इसका मेल पार्टनर। अब इसमें फर्टिलाइजेशन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा होगा स्पर्म एंड ओवम का। इस केस में क्या होता है, या फिर स्पर्म का काउंट कम होगा मेल्स में, ओवम कलेक्ट किया गया फीमेल से, ओवम कलेक्ट किया गया एंड मेल से स्पर्म कलेक्ट किए गए, स्पर्म। अब डायरेक्टली इस स्पर्म को इस ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करा दिया गया, इसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करा दिया गया। इस चीज को हम बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दैट मींस इस ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कराना साइटोप्लाज्म में, इट इज नोन एज ICSI या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट, लास्ट वन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में जो मेल की बॉडी से सीमेन ट्रांसफर होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियली कराया जाए, तब अगर आर्टिफिशियली कराया जाएगा, मेडिकल पर्संस के ऑब्जर्वेशन में कराया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे असिस्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count। या तो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है मेल पार्टनर, उस चीज को इम्पोर्टेंसी बोलते हैं, पेनिस इरेक्ट नहीं कर पाता है, एंटर नहीं कर पाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहां पे इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है। और या फिर दूसरा रीजन क्या है, लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म सीमेन तो है उसमें स्पर्म के नंबर बहुत कम है, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड, या तो सीमेन हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है। सीमेन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड अलोंग विद द स्पर्म, या तो हस्बैंड से कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो फिर हेल्दी डोनर, कोई भी डोनर हो सकता है, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस, उसको आर्टिफिशियली किसके अंदर डाला जाता है, into the vagina or into the uterus of the female, फीमेल के वेजाइना में या यूट्रस में। अगर यूट्रस में डाला जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, डायरेक्टली यूट्रस में एंटर कराना आर्टिफिशियल टेक्निक की वजह से। ये सारी आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हो गई हैं। लास्ट टॉपिक जो कंटेंट बचा है अब एनसीईआरटी का, लास्ट पैराग्राफ, दो ऑप्शंस आर मेनी, बहुत सारे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ऑप्शंस हमने स्टडी करे। ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। ये सारी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रोफेशनल, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। जो भी ये टेक्निक्स परफॉर्म होती है, मेथड यूज कर होते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो ये इकोनॉमिकली तो कॉस्टली है ही, साथ ही साथ प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही नहीं हो सकता, नर्सेस के थ्रू नहीं हो सकता। Therefore, these facilities are presently available only in few centers in the country। तो ये फैसिलिटी क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और प्रोफेशनल के थ्रू ही होती है, तो कंट्री में कुछ ही सेंटर्स पे है।
ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड। अब भाई इतनी महंगी होगी तो सब सारे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इनके पास खाने कोई पैसा नहीं है तो क्या वो बच्चे करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, नहीं ना। तो सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एज वेल एज इमोशनल, religious and social factors are also deterrents in the adoption of these methods। भाई बहुत सी फैमिलीज अभी इन मेथड्स को नहीं जानती, इनकी डिटेल प्रोसीजर को नहीं जानती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि हाँ ये क्या आपका ये एक्सेप्ट, जो भी मेंटेलिटी चली जा रही है सरोगेसी वाली है या फिर आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वो फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती है। इससे बहुत सारे इमोशनल पॉइंट्स भी कंसर्न हैं, रिलीजियस भी हैं, सोशल फैक्टर्स भी। आफ्टर दैट, सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन, लेकिन इनका जो अल्टीमेट एम क्या था आर्ट का, जितने भी प्रोसीजर हम लोग पढ़े कि जो इनफर्टाइल कपल है उनके बच्चे हो जाएं। in India we have so many orphaned and destitute children। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑर्फेंड या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं है, बेघर चिल्ड्रन ऐसे हैं who would probably not survive till maturity, और वो मैच्योरिटी तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। कहाँ से कौन उनको पालेगा पोसेगा खाना देगा, unless taken care of। तो उनको भी तो कोई अडॉप्ट कर सकता है। Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood। लेकिन ये सारे मेथड्स फिर भी हैं, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है, जो ऑर्फनेज चिल्ड्रंस हैं या जिनको फैमिली ऐसी छोड़ देती है, नहीं देख केयर कर पाती है, तो उनको अडॉप्ट कर लिया जाए ऑर्फन से। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपकी पूरा रिप्रोडक्शन वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे।